दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। हम लेकर के आ गए हैं 440 वोल्ट करंट अफेयर एक्सप्रेस। हम आपको बता दें कि अगस्त माह के सारे करंट के क्वेश्चनों को हम इसमें कवर करेंगे। यह है पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2 आएगा और इन दो पार्ट में हम अगस्त माह के सारे करंट अफेयर के प्रश्नों को कवर कर लेंगे, सारी जानकारियां कवर कर लेंगे। हम आपको ऑप्शनों में नहीं फंसाएंगे, सीधे फैक्ट पर बात करेंगे और वन लाइनर करते हुए सारी जानकारियां लेते हुए हम अपने प्रश्नों को पूरा करेंगे। आने वाले एग्जाम जो है यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, एमपीएसआई, एमपीपीसीएस और एमपी जेल प्रहरी और बिहार दरोगा, बिहार एसआई, सारे एग्जाम में आपको ये प्रश्न टकराएंगे। हम चाहते हैं कि आप ऑप्शनों में ना फंसें, सीधे आंसर पर जाकर के टिक करें। तो चलते हैं इस रैपिड फायर यात्रा पर। तो प्रश्न नंबर 1, भारत की पहली किसान रेल जिसे हाल ही में पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाई थी, पहली ट्रेन महाराष्ट्र से किस राज्य के बीच चली है? तो इसका आंसर है बिहार। तो बिहार के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बिहार की राजधानी है पटना और इसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, यूनेस्को द्वारा पहले तटीय गांव का नाम बताइए जो हिंद महासागर क्षेत्र में पहली बार सुनामी के लिए तैयार माना गया है। तो इसका आंसर है वेंकट रायपुर और नोलिया शाही। ये कहां पर स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। देखिए, तो 50 देशों में पहला ऐसा राज्य बना है जिसने सुनामी तैयारी को लागू किया है। इन गांवों को क्या कहा गया है? सुनामी रेडी गांव कहा गया है। तो इस बात पर आप जरा ध्यान दीजिएगा कि ये 50 बहुत से देश हैं जहां पर सुनामी आती रहती है, लेकिन इस 50 देशों में जो है ये पहला राज्य बना है जिसने कि सुनामी तैयारी को अपने राज्य में लागू कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन जो गांव बने हैं ये दोनों, इनको कहा क्या गया है? तो सुनामी रेडी गांव कहा गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर रैपिड फायर जो है प्रश्न चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्कूलों के लिए शिक्षण उपकरण प्रदान करने के लिए गूगल भारत के लिए साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यानी उस स्कूलों के लिए जो शिक्षण उपकरण प्रदान किए जाएंगे और गूगल भारत के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे, तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो पहला राज्य ऐसा करने वाला बना है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और वहां के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। प्रश्न नंबर 4 तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विदेशी भाषाओं के उदाहरण की सूची से किस भाषा को हटा दिया गया है? तो हमने आपको इससे मदारिन भाषा को हटाया गया है जो एक चीनी भाषा है। इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो, 440 वोल्ट करंट अफेयर की वीडियो था, काफ़ी संक्षेप में आपको जानकारी भी दी थी और दिखाया भी था कि किस तरह से मदारिन भाषा को हटा करके भारत ने एक और शिकंजा कस लिया है चाइनीज पर। तो प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? आरबीआई द्वारा तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए एक नया तंत्र स्थापित करने के लिए गठित जो समिति है उसका प्रमुख कौन है? देखिए, तनावग्रस्त परिसंपत्तियां क्या होती हैं? तो जैसे मान लीजिए किसी बैंक ने किसी को लोन दिया और वो लोन लौट नहीं पाया, तो उसे एनपीए कहते हैं। यानी कि वो बैंक का लोन वापस आ नहीं पाया, एसबीआई है या फिर ओबीसी है या कोई भी बैंक है, उनके पास जब वापस आ नहीं पाता है तो उसको एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है। तो अभी इन परिसंपत्तियों को कम करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो उस समिति का प्रमुख कौन बना है? तो आंसर है केवी कामत। तो आरबीआई ने ये किया है। तो आरबीआई के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कहां पर? कोलकाता में की गई थी। उस समय उसका मुख्यालय भी कोलकाता ही था और आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा की गई थी। देखिए, बैंकों में काफी बार यह प्रश्न आया है कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के थ्रू की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा की गई थी। अभी वर्तमान में मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है, कोलकाता में अब नहीं है, मुंबई कर दिया गया है। और जो वर्तमान गवर्नर हैं आरबीआई के, वे हैं शक्तिकांत दास और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो लगभग सभी जानकारी आपको यहां से मिल गई है। तो प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेटा चालित निर्णय लेने को मजबूत करने के लिए किस आईआईटी के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि डेटा चालित निर्णय लेने के लिए हमेशा किसी न किसी आईआईटी के माध्यम से उपकरण बनाने होते हैं। तो ऐसे किस आईआईटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं एनएचएआई ने? तो इसका आंसर है आईआईटी दिल्ली। यानी कि एनएचएआई जो भी उपकरण बनाएगी वो आईआईटी दिल्ली के माध्यम से बनाए जाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है, एलआईसी ने किस बैंक में 4.23% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो इसका आंसर है यस बैंक। और यस बैंक के एमडी सीईओ जो है वो हैं प्रशांत कुमार। देखिए, यस बैंक लगभग बंद ही होने वाला था, डूबने वाला था बैंक, लेकिन फिर आरबीआई ने कुछ नीतियां बनाई और सभी बैंकों और एलआईसी को बोला कि आप कुछ हिस्सेदारी इसमें लीजिए। तो एसबीआई ने, एलआईसी ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, ऐसी बहुत सी बैंकों ने इसमें हिस्सेदारी खरीदी इसकी और अब फिर से यस बैंक अपनी पटरी पर लौट आया है। तो यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। आपको यह प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा क्योंकि करंट रिलेटेड बिल्कुल प्रश्न है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि यस बैंक के एमडी सीईओ कौन है? तो इसमें प्रशांत कुमार यस बैंक के एमडी सीईओ हैं।
प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? इमेजिन अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो अयोध्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो अभी अयोध्या के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, इमेजिन अयोध्या, तो उसके लेखक का नाम पूछा गया है, तो उसकी लेखक है नीना राय। अब अयोध्या कहाँ पर है? अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और वहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में खबरों में रहे मुकुंद लाट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मुकुंद लाट कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो मुकुंद लाट एक इतिहासकार है। अपन याद कैसे रख सकते हैं मुकुंद लाट को कि ये इतिहासकार कैसे हैं? तो ऐसे दिमाग में ट्रिक बना लीजिए कि मुकुंद लाट ने तो इतिहास में लठ गाड़ दिया, तो इस तरह से अपन को याद रहेगा कि लठ गाड़ दिया यानी कहाँ पर गाड़ दिया? इतिहास में गाड़ दिया। तो मुकुंद लाट जो है वो एक इतिहासकार है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर क्या कहता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी एसजीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर है गुजरात, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और वहां के सीएम है विजय रूपानी। यानी एसजीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य आपका बन गया है गुजरात। और गुजरात के बारे में हमने आपको काफ़ी जानकारी इससे पहले वाले वीडियो में दी थी कि गुजरात में अहमदाबाद कैसे स्थापना हुई थी, अकबर कैसे गया था वहाँ पर, और पहली बार समुद्र देखा था, फिर वहाँ से लौटने के बाद क्या किया था। तो गुजरात के बारे में काफ़ी जानकारी हम आपको दे चुके हैं, तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा जा करके। तो प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? किस राज्य की कैबिनेट ने ग्राम स्तर से सामुदायिक संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने की नीति को मंजूरी दे दी है? यानी कि ग्राम स्तर के जो सामुदायिक संस्थान होते हैं उनमें महिलाओं को 50% सीटें जो हैं वो आरक्षित कर दी गई हैं। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर है मेघालय राज्य ने किया है ऐसा, और मेघालय की राजधानी है शिलोंग, और वहाँ के सीएम है कॉनरॉड संगमा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब जो मेघालय में ग्राम स्तर के सामुदायिक संस्थान हैं उसमें महिलाएं, आधी महिलाएं होंगी और आधे पुरुष होंगे, 50% सीटें आरक्षित कर दी हैं। तो प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है? प्रश्न नंबर 12 कहता है, अयोध्या राम मंदिर में किस वास्तुकला शैली का प्रयोग हुआ है? देखिए, राम मंदिर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चनों को हमने कवर किया है, और हम राम मंदिर से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना देंगे। देखिए, राम मंदिर, आईआईटी, ये ऐसे कुछ विषय हैं जो बिल्कुल एकदम करंट में खबरों में बने हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें आपको अलग से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अभी चलते हैं आंसर की तरफ। अयोध्या में राम मंदिर किस वास्तुकला शैली में बना हुआ है? तो वो बना है नागर शैली में। देखिए, उत्तर भारत में जो भी मंदिर बनते हैं वो नागर शैली में बनते हैं, और दक्षिण भारत के जो भी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे वो द्रविड़ शैली में मिलेंगे। तो दक्षिण भारत में किसी भी मंदिर का नाम आपसे पूछा जाए, उसकी शैली पूछी जाए, तो आप द्रविड़ शैली कहेंगे, और उत्तर भारत के किसी भी मंदिर का नाम और उसकी शैली पूछी जाए तो आप नागर शैली कहेंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या है? किस राज्य ने 8 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है राजस्थान ने। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। और आपको एक बात और बता दें कि जो जयपुर है वो यूनेस्को में शामिल होने वाला अभी नवीन नगर है, यानी कि अभी अंतिम नगर जो यूनेस्को में शामिल किया गया है वो है भारत का जयपुर। 8 रुपए में भोजन यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा, और उस योजना का नाम है इंदिरा रसोई योजना। एक बात और आपको ध्यान दिला दें कि मध्य प्रदेश में भी पिछली बार एक ऐसी योजना चली थी शिवराज सिंह सरकार के समय पर, दीनदयाल योजना, उसमें 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता था, आपको याद होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न 14 है, उस संगठन का नाम बताइए जिसने सहयोगी अनुसंधान और सूचना वितरण के लिए FSSAI के साथ समझौता किया है। तो FSSAI का फुल फॉर्म भी देखते हैं, और पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी कि CSIR। और CSIR की स्थापना जो है 26 सितंबर 1942 को हुई थी। तो FSSAI की स्थापना जो है 2011 में हुई थी। तो FSSAI का नाम है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो FSSAI की स्थापना जो है अगस्त 2011 में हुई थी। तो इन दोनों की स्थापना आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये न्यूज में लगातार बने हुए हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। फ्लिपकार्ट ने अभी हाल ही में किस राज्य के वन प्रोडक्ट ODOP योजना के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो ODOP का मतलब क्या होता है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम। तो अभी फ्लिपकार्ट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत
यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट में बनने वाले जो भी उत्पाद होंगे उनको फ्लिपकार्ट ऑनलाइन डिलीवरी घर तक पहुंचाएगा। तो ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जिसमें ओडीओपी के माध्यम से फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बारे में हम पहले बता ही चुके हैं आपको, तो फिर से दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? भारत की केंद्रीय कपड़ा मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 7 अगस्त 2020 हैंडलूम डे पर हैंडलूम मार्क योजना के लिए मोबाइल ऐप चालू किया है। तो आंसर है स्मृति ईरानी। तो हैंडलूम डे अभी मनाया गया है 7 अगस्त 2020 को। अगस्त माह के करंट अफेयर है, आपको बिल्कुल ये बात दिमाग में रखनी है कि अगस्त माह के करंट अफेयर पर हम बात कर रहे हैं और उसका ये पहला पार्ट है। इसके बाद सेकेंड पार्ट आएगा और दोनों पार्टों को मिला करके आपके लिए अगस्त माह के संपूर्ण करंट अफेयर कवर कर दिए जाएंगे। तो अभी हैंडलूम मार्क योजना का शुभारंभ किया है, तो किसने किया है? वो है स्मृति ईरानी। और आपको ये बात दिमाग में रखना है, हैंडलूम डे जो है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। आपको दिवसों के जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो करंट की न्यूज में जो दिवस रहे हैं वही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 7 अगस्त को हैंडलूम डे मनाया गया है। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? किस संगठन ने पूरे भारत में आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है दिल्ली एयरपोर्ट लिमिटेड ने। यानी कि विदेश से जो भी लोग आएंगे उनके लिए एयर सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है, कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं। तो ऐसा किसने किया है? तो दिल्ली एयरपोर्ट लिमिटेड ने किया है। और दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं आपको बिल्कुल पता है, हमेशा न्यूज में रहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 कहता है उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत के लिए कोविड-19 टीकों के निर्माण व वितरण को गति देने के लिए गावी और बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन से भागीदारी की है। तो इसका आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, कोविड-19 के बारे में हमने आपको पहले बताया था कि कोविड-19 बीमारी का नाम है और वायरस का नाम क्या है, अब आप बताएंगे कमेंट में, क्योंकि हम पिछली वीडियो में कोरोना वायरस का नाम बता चुके हैं कि कोरोना वायरस का नाम कोरोना नहीं है। तो क्या है? अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, कुछ रोचक तथ्य जिसमें बताए गए थे, तो आप कमेंट में उसका आंसर जरूर लिखेंगे। तो अभी आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो गावी की फुल फॉर्म देख लेते हैं। गावी की फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस वैक्सीन एंड एंटीमेजाइजेशन। तो ये जो है गावी की फुल फॉर्म है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 कहता है ड्रैगन एंडेवर क्या है? तो इसका आंसर है ड्रैगन एंडेवर जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय यान है और ये यान है वो स्पेस एक्स कंपनी का है। देखिए, स्पेस एक्स जो कंपनी है यह अमेरिकी कंपनी है और इसने क्या किया है कि अंतरिक्ष में यात्रियों को घुमाने ले जाएगी यह कंपनी, और उसने एक यान जो है लॉन्च किया है जिसका नाम है एंडेवर। तो यह एक अमेरिकी कंपनी है और इस कंपनी का मुख्यालय जो है वो कैलिफोर्निया में है। तो अब आप अंतरिक्ष में घूमने भी जा सकते हैं, बस खर्चा ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो स्पेस एक्स ऐसा करने वाली पहली कंपनी बन गई है। और ये कहाँ की कंपनी है? तो ये अमेरिका की कंपनी है। ये बात ध्यान में रखना है, कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है भारत। यानी कि भारत जो है वो T20 विश्व कप 2020 की मेजबानी करेगा। तो जो T20 विश्व कप 2020 की मेजबानी तो भारत करेगा, लेकिन इसके बाद 2022 में होने वाला जो विश्व कप है उसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। और इस बार जो है भारत बिना महेंद्र सिंह धोनी के खेलेगा। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी जो एक महान कप्तानों में शुमार हैं भारतीय टीम के लिए, वो इस बार मैदान पर नीली जर्सी में नहीं दिखाई देंगे। तो बिना महेंद्र सिंह धोनी के भारत जो है T20 विश्व कप 2021 खेलेगा और मेजबानी करेगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? हाल ही में किस शहर को पानी के नीचे ऑप्टिकल फाइबर द्वारा चेन्नई से जोड़ा गया है? यानी कि पानी के नीचे यानी कि समुद्र के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछा करके उस शहर को चेन्नई से जोड़ दिया गया। तो अब जो है इंटरनेट की सुविधाएं वहां तक पहुंचा दी गई हैं। तो आंसर है पोर्ट ब्लेयर। देखिए, पोर्ट ब्लेयर एक द्वीपीय वो स्थान है जहां पर इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तो चेन्नई से एक ऑप्टिकल फाइबर लाइन को बिछा करके समुद्र के माध्यम से, क्योंकि वो समुद्र के बीच में स्थित है, तो वहां पर अब जो इंटरनेट सुविधाएं हैं या अन्य कोई भी सुविधाएं हैं वो पहुंचा दी गई हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या हो? देखिए, ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ये प्रश्न भले ही आपको विज्ञान का दिख रहा है लेकिन करंट अफेयर में देखने को मिल सकता है। तो पोर्ट ब्लेयर को जोड़ा गया है ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने रेलवे संग्रहालय किस शहर को समर्पित किया है? तो इसका आंसर है हुबली। और हुबली कहाँ पर है? कर्नाटक में है।
और कर्नाटक की राजधानी जो है वो बेंगलुरु है, वहाँ के सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी दोनों लोगों ने एक रेलवे संग्रहालय का निर्माण उद्घाटन किया है और उसको समर्पित किया है देश को। और वो कहाँ पर स्थित है, तो वो हुबली में स्थित है। हुबली एक दर्शनीय स्थल है, वहाँ पर आपको बड़े बड़े पुल, बड़े बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े अन्य स्थान देखने को मिल सकते हैं। स्थित है कहाँ पर, कर्नाटक में। तो प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है, तो स्वच्छ भारत मिशन पर एक संवादात्मक अनुभव केंद्र का शुभारंभ किसने किया है। तो इसका आंसर है श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में किया है। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन जो है, श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत जो है वो पूर्णतः स्वच्छ हो जाए और एक अपना अलग स्थान बनाए स्वच्छता के रूप में। तो इसके लिए उन्होंने एक संवादात्मक अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया है। आपको एक बात और बता दें, मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, लगातार चौथी बार जो है स्वच्छता में पहला नंबर प्राप्त किया है। मतलब लगातार 4 बार जो स्वच्छता श्रेणी जारी की गई है, सूची जारी की गई है, उसमें इंदौर लगातार चौथी बार टॉप पर बना हुआ है। तो इस बार भी टॉप किया है किसने, मध्य प्रदेश के इंदौर ने। तो प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या है, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने किसके नाम पर अपने नए स्टेडियम का नाम तय किया है। तो इसका आंसर है महाराज यादवेंद्र। महाराज यादवेंद्र के नाम पर पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने नए स्टेडियम का नाम तय किया है। अभी जो नया स्टेडियम पंजाब में बनाया गया है, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और वहाँ के सीएम हैं अमरिंदर सिंह। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 25 है, ई रक्षाबंधन किस सरकार की पहल है। देखिए, कोरोना का काल चल रहा है तो लोग एक दूसरे के पास नहीं जा पा रहे हैं, कोई कहीं पर स्थित है तो वहीं पर रह गया, तो रक्षाबंधन जो है बड़ी मुश्किलों से मनाया गया है। तो इसके लिए ई रक्षाबंधन नामक जो सरकार की पहल है वो कौन से राज्य ने चालू की है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, कहीं भी किसी भी चीज़ के आगे ई लग जाए तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक रक्षाबंधन किस सरकार की पहल है। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक रक्षाबंधन नाम की एक पहल चालू की है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और वहाँ के सीएम है जगन मोहन रेड्डी। आपको बता दें कि अभी हैदराबाद को जो अभी वर्तमान राजधानी है, आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियों को प्रस्तावित किया है। यानी कि पहली राजधानी उन्होंने बनाया है अमरावती जो कि विधायी राजधानी होगी, दूसरी राजधानी बनाया है कुर्नूल जो कि न्यायिक राजधानी होगी, और तीसरी राजधानी उन्होंने बनाया है विशाखापट्टनम को जो कि कार्यकारी राजधानी होगी। देखिए, इन्होंने ऐसा क्यों किया कि 3 राजधानी बनाया। देखिए, कुछ दिनों पहले आपको सूचना मिली होगी या जानकारी होगी कि जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बनने वाली है। सबको पता चल गया तो बड़े बड़े बिल्डरों ने जाकर के वहाँ पर किसानों से ज़मीन खरीद ली, ऊंचे ऊंचे दामों पर उनको पैसा दिया और ज़मीन वहाँ पर खरीद ली और अपना निर्माण कार्य चालू कर दिया। जैसे ही वहाँ के सीएम को ये पता चला कि इस तरह तो फिर अमरावती ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और बाकी जो राज्य के अन्य क्षेत्र हैं वो कम डेवलप रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, तो उन्होंने ऐसा किया कि 3 राजधानियाँ बना दी है। अब क्या है, पूरा राज्य जो है वो पूरा राज्य डेवलप होगा। यानी अमरावती जो कि ऊपर स्थित है, राज्य के ऊपरी भाग में स्थित है, वहाँ पर भी एक राजधानी बनेगी जो विधायी राजधानी होगी। बीच में कुर्नूल स्थित है, वहाँ पर भी एक राजधानी बनेगी जो न्यायिक राजधानी होगी। और नीचे आ जाइए तो विशाखापट्टनम स्थित है, वहाँ भी एक राजधानी बनेगी और वो होगी कार्यकारी राजधानी। इस तरह से ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे राज्य का विकास हो जाएगा। बहुत अच्छी योजना मुझे लगी कि अपने पूरे राज्य का विकास करने के लिए बहुत बेहतरीन योजनाओं में से एक है। तो ये थे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इससे रिलेटेड सारी जानकारियां करंट अफेयर के। ये था पार्ट 1। इसके बाद हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे और अगस्त माह के पूरे करंट अफेयर के प्रश्न हम कवर कर लेंगे। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। और ये रैपिड फायर क्वेश्चन थे, 1 लाइनर। हम चाहते हैं कि आप ऑप्शनों में ना उलझें, सीधे आंसर पर टिक करें। जब आप ये 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ के जाएंगे तो आप एग्जाम में सीधे आंसर पर टिक करेंगे। तो थैंक यू, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा भी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि कुछ अलग चाहिए तो सक्सेस जंक्शन पर आइए। तो ये थी 440 वोल्ट करंट अफेयर एक्सप्रेस। ये रैपिड फायर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके बाद आने वाली है पॉलिटी की चाणक्य एक्सप्रेस। तो बने रहिए पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए। पॉलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान निभाती है आने वाले सभी परीक्षाओं में। तो वहाँ पर आपको मिलेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको पॉलिटी में सबसे अलग बनाएंगे और आपका नंबर सबसे अलग आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ पॉलिटी की अगली वीडियो चाणक्य एक्सप्रेस में। हिंदी की जो हिंदी एक्सप्रेस है वो अपने समय पर चल रही है, वहाँ पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको दी जाती है। तीनों विषय की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अलग अलग विषय अपने हिसाब से
से देख सकते हैं। इस वीडियो को 3-4 बार अगर आप देखेंगे तो आपको करंट अफेयर के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और भारत कोरोना से लड़ रहा है तो कोरोना से लड़ने में भारत का सहयोग कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।